So, did we write something? Okay, we didn't write anything. All right. So we'll quickly run through what we discussed and then we will go ahead. क्या हुआ? अच्छा लैपटॉप चेंज कर रहा है. एक मिनट रुक. किसमें? हर सर. हाँ ले लेना. दे दूं? Okay. So, yes, I hope you are satisfied talking. Done? Great. Let me talk now. Chalo. So, we are doing AS5. AS का नाम है Net Profit Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. So, if you look at the name itself, तो you find कि इसमें बहुत सारा parts है. सबसे पहला part is Net Profit Loss for the period. Then we have something called as the prior period item. Then when they talk about accounting policies, तो accounting policies के साथ साथ accounting estimates भी आ जाता है. It's a part of accounting policy only. तो इसके लिए वो साथ साथ वो भी cover हो जाता है. तो basically in this particular years, we are going to look into these 4 things. Okay? Oh, अच्छा. Did I start recording? Yeah, it is. Okay, great. So now let's talk about the first part, that is the net profit loss for the period. Like we already spoken about it, but still I'm just quickly running through it so that you recollect what all we spoke. So net profit loss for the period कहाँ से आता है? Yes, that means the first part talks about your statement of P&L. Correct? The first part is purely based on statement of P&L जो हम लोग ने already company final accounts में cover किया हुआ है. Correct? If you look at your statement of P&L, तो पहले हम लोग लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन यू हैव अदर इनकम्स, देन यू हैव टोटल रेवेन्यू, उसके बाद लाइन में यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, उसके बाद या प्लीज दे दो अगर है तो. लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स. वी आर डूइंग सीए इंटर. हाँ ठीक है, वो जगह ले लेगा. या so these are expenses, so you get total expenses. Now if you look at this income minus expense करने के बाद you get something called as profit before exceptional and extraordinary items. तो AS5 क्या बोलता है कि भाई ये एक्सेप्शनल कौन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन है, उसका क्या रूल है.
ये रूल अपने को AS5 बताता है, करेक्ट। एंड इफ यू लुक एट द फॉर्मेट वेरी नाइसली, तो यू विल फाइंड दैट इधर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, मतलब इधर कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, इधर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ये सब तुम्हारा क्या है, या ऑर्डिनरी है, या वी कैन से योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम एंड एक्सपेंसेस है, ये सब ऊपर जो भी है, करेक्ट। वॉट एवर यू हैव ऑन द अपर पार्ट is your incomes and expenses in the normal course of business. The question is now what is extraordinary and what is exceptional. आइए हम उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं in a very short way. So AS5 क्या बोलता है, AS5 बोलता है कि P&L में जो भी आइटम्स है तुम्हारा, P&L में जो भी आइटम्स है, ये सारे आइटम्स आर ब्रॉडली ब्रोकन इनटू टू, ओके। वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी, अदर वन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा AS5 बोलता है, ओके। मतलब P&L में जो भी आइटम्स है वो दो ही है, या तो ऑर्डिनरी है या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेन आई से दिस, तो कुछ और मैं बोल रहा है साथ में, क्या नहीं है ये चार्ट में, व्हाट इज नॉट देयर इन दिस चार्ट, हाँ एक्सेप्शनल नहीं है ये चार्ट में। इसका मतलब एक्सेप्शनल किधर है फिर, यस, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो अलग सा बैठा है। इसका मतलब एक्सेप्शनल इज इनसाइड ऑर्डिनरी, इसका मतलब ऑर्डिनरी इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एक्सेप्शनल एंड अदर्स। आर वी गुड? दैट मीन्स आपको दिमाग में एक चीज बहुत क्लियरली बिठाना है कि एक्सेप्शनल भी ऑर्डिनरी ही है। तो आप बोलेगा सर फिर एक्सेप्शनल क्यों है, वो एक्सेप्शनल इसलिए है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ट्रांजैक्शन या बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, इसके लिए वो एक्सेप्शनल है। इफ यू लुक एट दैट, मैं लास्ट क्लास में आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा था कि एक आपका दोस्त है जो रोज 2 पराठा लेके आता है एवरी डे, सडनली वन फाइन डे ब्रिंग्स 10 पराठास, पराठा ही लाया ना वो, तो पराठा ही लाया मतलब ऑर्डिनरी है। सिर्फ क्या हो गया, 10 लाया, इसके लिए एक्सेप्शनल है। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज साइज, साइज की वजह से एक्सेप्शनल हो गया वो, करेक्ट। अनदर एग्जांपल आई गेव लाइक दिस, दैट वन फाइन डे आपका फ्रेंड पेस्ट्री लाया, क्यों लाया, उसका बर्थडे था, करेक्ट ना, उसका बर्थडे था तो सबके लिए पेस्ट्री लाया वो। अभी आप बताओ बर्थडे का होना इज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हम सबका बर्थडे होता है यार, तो बर्थडे होना इज ऑर्डिनरी, तो पेस्ट्री लाना भी ऑर्डिनरी है, बिकॉज बर्थडे का दिन तो लोग केक काटता ही है, बांटता ही है, कौन सी बड़ी बात है, करेक्ट। तो फिर क्यों एक्सेप्शनल है वो, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉब्लम, साल में एक ही बार हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि एक्सेप्शनल वाला आइटम्स भी क्या है, ऑर्डिनरी ही है, लेकिन उसको हम लोग एक्सेप्शनल इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज या तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या तो साइज बहुत बड़ा हो गया अचानक सा, उसकी वजह से वो एक्सेप्शनल है। इसका मतलब एक बात बहुत क्लियरली एक भी समझ में आता है अपने को कि व्हेन आई से इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये मेरा नॉर्मल कोर्स से हट के है। आर वी गुड? मतलब एक्सेप्शनल इज अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस में अचानक आग लग गया, अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो गया, करेक्ट, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करना पड़ा, ऑल दीज थिंग्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी आप बोलेगा सर गवर्नमेंट ग्रांट तो नॉर्मल होता है ना मिलने का, कौन बोला ऐसा? डज एनीवन स्टार्ट अ बिजनेस थिंकिंग गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा? मालूम पड़ा आप ये सोच के बिजनेस चालू किया, ग्रांट मिला ही नहीं कभी आपको, फिर तो बंद करके बांधना पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलना इटसेल्फ इज नॉट ऑर्डिनरी, पहली बात तो। अगर रिफंड करना पड़ा तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मिला हुआ ग्रांट वापस देना पड़ रहा है क्योंकि आपने कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं किया जो गवर्नमेंट ने रखा था। आर वी गुड? सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए वो क्या होना चाहिए, आपका नॉर्मल बिजनेस से एकदम
हट के रहना चाहिए. करेक्ट. Now if you look at the exam questions that comes up in this particular AS, तो एक ब्यूटी क्या है कि एग्जाम क्वेश्चन में ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यही बताने को बोलते हो. मतलब एक्सेप्शनल के ऊपर स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. अंडरस्टूड. तो फिर सर फिर हम लोग एग्जाम में फिर क्या करेंगे? एक्सेप्शनल लिखने का भी नहीं लिखने का? तो ये बोलना बहुत मुश्किल है. तो हम लोग क्या करने का, एग्जाम में एक स्मार्टली एक नोट डाल देने का. नोट में ऐसा लिख देने का हम लोग कि ये गिवन ट्रांजैक्शन जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही है, लेकिन अमाउंट अगर बड़ा लग रहा है तो उसको हम लोग सेपरेटली दिखाएंगे, यानी एक्सेप्शनल मानेंगे. ऐसा एक ब्लैंकेट नोट डाल देने का, डिप्लोमेटिक खेलने का. बिकॉज व्हाट इज बड़ा अमाउंट ये बोलना बहुत मुश्किल है. आई कैन नॉट से 5 लाख, ये 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है. अरे मालूम पड़ा मेरा 1000 करोड़ का बिजनेस है, तो 1000 करोड़ का बिजनेस में 5 लाख इज मच्छर ओनली. करेक्ट नो? सो व्हाट इज मटीरियल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ बिजनेस. तो क्वेश्चन में अमाउंट देख के हम डिसाइड बहुत बार नहीं कर पाएंगे कि अमाउंट बड़ा है कि अमाउंट छोटा है. तो इसके लिए एग्जाम में आपने को ब्लैंकेट नोट डाल देने का कि भाई अगर लग रहा है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला आइटम है तो हम लोग बोलेगा कि ये ऑर्डिनरी आइटम है, सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे अगर लगता है अमाउंट मटेरियल है तो, बड़ा है तो. ऐसा डिप्लोमेटिक नोट डाल के बच जाने का. आर वी गुड? मींस इन प्रिंसिपल एग्जाम में या तो ऑर्डिनरी या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा ही आने वाला है. हाँ बोलना. Why do you talk about the industry? मेरे ख्याल से AS is specific, मतलब एक it talks about one particular company ना, जिसके बारे में बात चल रहा है अभी. नहीं, एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट व्हाट इज दैट इवेंट, देन विल टॉक ना. वो इवेंट का बारे में कुछ बोल. इंडस्ट्री का बर्थडे ऐसा. यू कम अप विथ सम प्रॉपर स्पेसिफिक एग्जाम्पल, देन आई कैन टॉक मोर अबाउट इट. तो ऐसा हवे में बात करेगा, मैं कुछ हवे में आंसर देगा, लोग कुछ और समझेगा, then it may lead to confusions. Better you come with a situation and then we'll talk about it. Okay? All right. Then if you recollect in the last class, हमने एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया था. बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, मैं जरा क्विकली आपको याद दिला रहा हूं. मैंने आपको ऐसा बोला था कि लेबर लोग का यूनियन रहता है. करेक्ट? तो यूनियन वाला अचानक अपने साथ झगड़ा चालू किया करने को कि हमारा वेजेस बढ़ा के दो. बढ़ा ना? they started fighting with us, वेजेस बढ़ा के दो करके. और बढ़ा के दो, वो भी कैसा बढ़ा के दो? 3 साल पहले से बढ़ा के दो. मतलब जो साल हो गया वो बोलता है उसका भी वेजेस आज बढ़ा के दो. ऐसा वो बोल रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से तुम झेल रहे हैं, हम लोग बहुत टाइम से, अभी सहन नहीं हो रहा है. दे आर फाइटिंग विद यू. करेक्ट? लॉकडाउन हो गया, आपका फैक्ट्री 2 महीने से बंद है, 3 महीने से बंद है, काम पे नहीं आ रहा है वो लोग. डिमांड बहुत क्लियर है कि हमारा वेजेस हमको बढ़ा के चाहिए, और वो भी 3 साल पहले से बढ़ा के चाहिए. करेक्ट? फाइनली आपका मांडवली हो गया उनके साथ, एंड उससे ठीक है मैं दूंगा करके. बराबर? तो आपने क्या डिसाइड किया कि ये साल आप उनको वेजेस दोगे. क्या क्या दोगे? एक तो इस साल का तो वेजेस बढ़ा के देंगे, प्लस पिछला 3 साल में जो वेजेस कम दिया था वो भी हम ये साल में पे कर देंगे आपको. ऐसा आपने डिस्कस किया उनके साथ, मांडवली हो गया. अब इसको क्या ट्रीट करना चाहिए? इसको ऑर्डिनरी ट्रीट करना चाहिए कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट करना चाहिए? इट हैज टू बी ऑर्डिनरी ओनली बिकॉज इट इज वेजेस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज वेजेस ओनली, नो? एंड वेजेस तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है. अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ही आइटम है मतलब इट इज ऑर्डिनरी ओनली. बट इट कैन बी एक्सेप्शनल. वो भी कौन सा वाला? वो पिछला साल का सब जो बढ़ा के दे रहा है, यू मे टेक इट एज एक्सेप्शनल
अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो ऐसा एक डिप्लोमेटिक नोट डाल सकते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल इट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी ओनली बिकॉज इट इज लिंक टू योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज वेजेस है. यस सर. उसका डिस्क्लोजर कैसा आएगा अलग सा, मतलब तुम्हारा पीएनएल में हम उसको दिखाएगा ना एक्सेप्शनल आइटम में, तो सेपरेटली आ गया ना उसमें. करेक्ट. आर वी गुड? देन वी स्पोक अबाउट अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग दिस वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट्स. याद है आपको? ये बात नहीं किया हमने. ओके कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट. किसने नाम सुना ये वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट, या उसका और एक नाम है वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम. हर्ड अबाउट दिस? हाँ, क्या होता है ये स्कीम? बहुत बार ऐसा होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में दैट यू फाइंड दैट बहुत लोग हैं जो लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं, एंड नाउ दे हैव रीच्ड देयर 50s एंड समथिंग. उनके पास और एक 8-10 साल का सर्विस बाकी है, लेकिन यू फील दैट इन लोग जाए तो अच्छा है. करेक्ट. अच्छा, व्हाई डू यू फील कि इन लोग जाए तो अच्छा है? बिकॉज एक तो उनका पगार बहुत ज्यादा है, बिकॉज बहुत साल से है आपके साथ. सेकेंड थिंग, एज के कारण काम फास्ट नहीं करते. थर्ड चीज, टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे है. तो आपको लगता है कि यार अगर ऐसा लोग चले जाएंगे तो इनकी जगह पर हम नया लोग को हायर करेंगे जो यंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पगार आधे से भी कम होगा, ज्यादा काम करेंगे. तो ये सोच के कंपनी क्या करता है, एक स्कीम लाता है जिसका नाम है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. जहां पर ये जो ओल्ड एम्प्लॉयज है उनको बोलता है कि आपको जाने का है, आओ आपको मैं एक लमसम अमाउंट दे देता हूं. करेक्ट. दैट अमाउंट इज ऑलवेज ह्यूज. इट इज लाइक 50 lakhs 60 lakhs, ऐसा बड़ा बड़ा अमाउंट कंपनी पे करता है. करेक्ट. अब सवाल यह है कि सर सामने वाला क्यों ये लेगा? करेक्ट ना. अब वो कैसे कैलकुलेट करेगा? देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज एक आदमी है, उसका पगार से 1 लाख पर मंथ, ठीक है, और उसके पास और 10 साल का सर्विस बाकी है. तो लेट्स कैलकुलेट ना. 1 लाख पर मंथ मतलब साल का कितना कमाता है वो? 12 लाख. 10 साल में और कितना कमाएगा? 1 करोड़ 20 लाख रुपया. और कंपनी बोलता है मैं तेरे को 80 लाख रुपया अभी देता हूं, चले जा. कंपनी बोलता है कि मैं तेरे को 80 लाख देता हूं, अभी चले जा. क्या लगता है वो हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ बोलो. खुशी खुशी हाँ बोलेगा वो, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख कमाने के लिए मेरे को 10 साल काम करना पड़ेगा. उससे अच्छा कंपनी मेरे को आज का आज 80 लाख दे रहा है, मैं बैंक में एफडी करेगा, बैंक वाला मेरे को 8% भी ब्याज देगा, तो 80 लाख पे 8% इज 6,40,000. तो 10 साल में मैं और एक 64 लाख तो ब्याज कमा लेगा. तो 80 + 64 कितना हो गया? 144 हो गया. मैं फायदे में रहूंगा ना मैं तो खुशी खुशी वो हाँ बोलेगा. दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. बहुत फेमस है, बहुत कंपनीज में होता है, बैंक्स में तो भर भर के होता है. करेक्ट. तो ये जो अमाउंट कंपनी पे कर रहा है अंडर द स्कीम, व्हाट आर अमाउंट कंपनी इज पेइंग? व्हाट इज दिस? इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इट इज ऑर्डिनरी ओनली? क्या लगता है आपको? यस, इट इज ऑर्डिनरी, क्योंकि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन है. So it is ordinary only, but separate disclosure may be required if the amount is very, very huge. Getting my point? So these are the things that you need to understand in this particular AS. Okay? So जो भी आपका normal business से जुड़ा हुआ है वो सब ordinary है. कुछ भी रहने दो, चाहे वो इवेंट एक ही बार होता रहेगा या इवेंट का अमाउंट बहुत बड़ा होगा, दैट इज ऑल ओके. बट अगर नॉर्मल बिजनेस से जुड़ा हुआ है, सैलरी है, वेजेस है, टैक्सेस है, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपके ऊपर जीएसटी का एडिशनल टैक्स लग गया. ऑर्डिनरी है, बिकॉज व्हाट इज जीएसटी का नाम? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मतलब जो चीज में आप डील करते हो ना उससे ही रिलेटेड है वो. तो आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लग गया, इट इज ऑर्डिनरी ओनली, इट इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. अंडरस्टूड. सो लेट्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिस एंड देन विल टॉक मोर. सो बेसिकली एस फाइव क्या कर रहा है, पीएनएल का डाइसेक्शन कर रहा है. लास्ट टाइम आपको मैं ऐसा भी एग्जांपल दिया ना कि अगर ये एक प्लेन जैसा है तो कौन कॉकपिट में बैठेगा, कौन बिजनेस क्लास में बैठेगा, कौन इकोनॉमिक क्लास में बैठेगा. दैट इज एस फाइव. करेक्ट. तो कॉकपिट वाला जो है वो एकदम एक्सेप्शनल रहता है. सॉरी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है. सॉरी. करेक्ट ना. तो आपको है ना क्या करना पड़ेगा मालूम है. आई वुड लाइक यू टू टेक 2 पेजेस साइड बाय साइड. तो ये चार्ट है ना बहुत बड़ा है. ओके. तो 2 पेज साइड बाय साइड ले लो हेडिंग लिखने के बाद. लेफ्ट वाला पेज में रखो ऑर्डिनरी, राइट वाला पेज में रखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके. 2 पेज साइड बाय साइड ले लो क्योंकि ये चार्ट काफी बड़ा है. हाँ, एवरी ईयर पे करता रहेगा ना बोनस. तो दिवाली के टाइम पे एवरी ईयर पे होता है, नॉर्मल है. इट्स वेरी नॉर्मल. फिलहाल आप खाली ऑर्डिनरी लिखो, उसमें एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल खत्म होने के बाद अदर्स करेंगे. बिकॉज कितना जगह लगेगा आपको देखना है नेक्स्ट स्लाइड में. वो बट बी क्लियर, ये आपका लेफ्ट वाला पेज में रहेगा, ये आपका राइट वाला पेज में रहेगा. ओके. लेफ्ट राइट. बी केयरफुल. तो हम लोग ये इसका पहला पार्ट में है अभी. विल टॉक अबाउट ऑर्डिनरी नाउ. हाँ वही है, वो सेम चार्ट है, डरो मत. ऑर्डिनरी में आपको ये सब लिखना है. ओके. हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा समझ गया मैं. आप ये बोल लो कि ये डेफिनेशन रह गया आपका. हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड. ठीक है. ओके.
हाँ मतलब सैलरी को हम लोग सीधा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं ना, सेपरेटली दिखाने का जरूरत नहीं है. दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. या ग्रुप along with their appropriate मतलब सैलरी विल गो टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेजेस रहेगा तो भी उधर ही चला जाएगा. परचेजेस को हम लोग वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या जो भी है वहां पे फिट कर देंगे उसको वैसे. Finished? झालं? Okay. So now let's talk about extraordinary. It is clearly distinct from your main business. तो तेरा हैंडराइटिंग छोटा है इसके लिए आ गया रे उधर, वरना बहुत खिचपिच होता है लोगों का. इसके लिए मैं 2 पेज साइड बाय साइड लेने को बोला. मैं बहुत दुखी हो गया, बोला इसमें तो इतना ही है. It's always good to live in a spacious place, no? Rather than being like this. Doesn't look good. Finished? So now let's go to the next part of our discussion, which is
तो ये नोट, एग्जाम नोट भी एक लिखना है ना? हाँ, तो ये कॉमन है दोनों के लिए। तो एग्जाम नोट नीचे आप लिख सकते हो। The chart is over now, so it's common. So you can write it anywhere you feel comfortable. I told you एक्सेप्शनल है कि नहीं, उसके लिए ऐसा एक नोट लिख देना, सेफ रहता है। गिवन आइटम तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ही है, लेकिन सेपरेट डिस्क्लोजर करो अगर आपको लगता है कि अमाउंट बहुत बड़ा है। ऐसा एग्जाम में लिख के बच जाने का। वैसे अगर वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट सब आता है तो वन में डायरेक्टली पुट इट एज एक्सेप्शनल ओनली, क्योंकि उसका सब अमाउंट तो बहुत बड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय को नहीं देगा ना अपन, अक्रॉस द बोर्ड ऑफर करेगा, मालूम पड़ा 100 लोग ने लिया, हर एक जन को अलग अलग अमाउंट जाएगा, बट टोटल अमाउंट विल बी इन क्रोर्स ओनली ऑलवेज। Yes, we are done.
Yes, ready? All right, so we go to the next leg of discussion. That is the prior period item. Okay, तो ये अपना AS का second part है. So as I told you, 4 parts in this AS. In fact, broadly 3 में 2 है. तो ये अपना second part है. चलो, what is the meaning of the word prior period? Prior मतलब तेरा माइंड भी ऐसा ही है, पूरा एकदम ऐसा, पूरा साफ करना पड़ेगा ऐसा. हाँ, प्रायर मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. नहीं, प्रायर मतलब प्रीवियस क्या? मतलब करंट के पहले जो भी था वो सब प्रायर है. हाँ, 2 आंसर आ रहा है. एक जन बोलता है प्रायर मतलब प्रीवियस, और एक जन बोलता है करंट के पहले जो भी था वो सब प्रायर ही है. नहीं, मैं पूछ रहा है साहब, प्रायर वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रायर मतलब प्रीवियस. नो, प्रायर मतलब पहले का कुछ तो भी. प्रायर इज नॉट प्रीवियस. प्रीवियस मतलब पिछला बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है. हेलो, आर वी गुड? सबको इंग्लिश सिखाना पड़ेगा लगता है पहला मेरे को. प्रायर मतलब पहले का. प्रायर इज नॉट प्रीवियस. लेट्स बी वेरी क्लियर. करेक्ट? सो प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या होता है? पहले का कुछ तो भी आइटम का हिसाब हम इस साल में करने वाले हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रायर पीरियड आइटम. आर वी गुड? मीन्स समथिंग कनेक्टेड टू सम अर्लियर ईयर, उसका अकाउंटिंग हम इस साल में करने वाले हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रायर पीरियड आइटम. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू डू इट इन दिस ईयर? पहले क्यों नहीं किया आपने? हाँ, आपको मालूम ही नहीं था, आपसे कुछ गलती हो गया था पहले और आपको मालूम ही नहीं था. आज आपको पता चला. अब अगर आज मालूम पड़ा तो ठीक तो करना पड़ेगा ना. तो आज ही लिखेगा हम लोग, लेकिन वो कौन सा ईयर का है? पहले का कुछ तो भी ईयर का है. तो 1 इज एरर. और क्या हो सकता है? हाँ, कुछ लिखने को ही भूल गया, आज मालूम पड़ा तो आज लिखेंगे. मतलब या तो मैं गलत लिखा रहेगा पहले, या तो मैं लिखने को भूल ही गया रहेगा पहले. आज पता चला तो आज मैं लिख रहा हूं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रायर पीरियड आइटम. और कुछ ऐसा कुछ हम लोग ने AS4 में भी एक देखा है. कैश चोरी हो गया 4 साल पहला. नहीं, कभी नहीं, लास्ट ईयर चोरी हो गया. चलो, लास्ट ईयर आपका फेवरेट लास्ट ईयर है ना, प्रायर मतलब लास्ट ईयर. लास्ट ईयर चोरी हो गया. अगर आपको AS4 याद है तो हमने AS4 में क्या सीखा कि अगर डायरेक्टर का साइनिंग का पहले अगर पता चल जाता है तो वही साल में लिख देने का, ऑब्वियस बात है. लेकिन डायरेक्टर ने साइन भी कर दिया, शेयर होल्डर को चला गया, उसके बाद मालूम पड़ा अल्लाह चोरी हो गया था. तो लास्ट ईयर में तो मैं कुछ नहीं कर सकता. वो तो हो गया, साइन भी हो गया, शेयर होल्डर को चला भी गया, सब कुछ हो गया. तो ऑब्वियसली मैं कभी रिकॉर्ड करेगा उसको? ये साल में रिकॉर्ड करेगा. सिंपल. गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रायर पीरियड आइटम का मतलब पहले का कुछ तो भी एरर, पहले का कुछ तो भी छूट गया, पहले का कुछ तो भी कांड हो गया था, आज मालूम पड़ा तो आज आप उसको लेके आते हो इन योर बुक्स. दैट इज कॉल्ड प्रायर पीरियड आइटम. अंडरस्टूड? तो करना चाहिए कि नहीं, लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए?
अब चाहिए ना, गलती तो हो गया, लिखना देख तो करना पड़ेगा, लिखे तो आना पड़ेगा, लेकिन प्रिफरेबली उसको पीएनएल में सेपरेटली दिखाने का कि दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम जिसका एडजस्टमेंट में इस साल में कर रहे हैं। अंडरस्टूड? आज तक मैं डेप्री 10% करता था, अब अचानक मैं 15% करने वाला हूं। करेक्ट? तो ये क्या है? हाँ, दिस इज, हाँ, दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। यू कैन नॉट टेल अल्लाह मतलब 15% तो पहले से करना चाहिए था। नहीं, अभी क्यों मैं 15% करने जा रहा हूं? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि एसेट का यूजफुल लाइफ शायद कम हो गया, कुछ तो भी परिवर्तन आ गया, इसके लिए मैं अभी रेट चेंज कर रहा है। तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम कि मैं पहले रॉन्ग किया अभी ठीक कर रहा हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आर वी गुड? ओके, सो प्रायर पीरियड आइटम के साथ क्या करना है? सो पहला बात तो व्हाट इज द मीनिंग, तो वी स्पोक अबाउट दिस। एरर्स है, ओमिशन है, मिस्टेक है, जो अभी पता चला। तो पीपीआई नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन योर पीएनएल। पीएनएल में सेपरेट लाइन आइटम लेके आने का, प्रायर पीरियड आइटम करके, और उसको एडजस्ट करने का। ओके? एंड पीपीआई इज अ क्लरिकल मिस्टेक। टिपिकली वो क्लरिकल मिस्टेक है, लिखने को भूल गया, गलत लिखा, तो वो सब क्या है? क्लरिकल मिस्टेक है। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी जजमेंट और एस्टिमेट। पीपीआई में कोई जजमेंट नहीं रहता है, कोई एस्टिमेट नहीं रहता है। वेरएज डेप्री में एस्टिमेट है ना, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। पीपीआई में कुछ नहीं है, वो हकीकत में वो चीज हुआ है। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। There is no question of any judgment, no question of any estimate. It has already happened. We know it. We just have to account for it now. Understood? So example is all these things. पहले आपने सेल्स का डबल काउंटिंग कर दिया था, या डेप्री को रिकॉर्ड करना भूल ही गया था पहले, अभी आप कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स आर प्रायर पीरियड आइटम्स। गॉट इट? लिख दो। इनफैक्ट अगर आपको याद है तो इसका झलक हमने ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में किया है। किधर किया है सोचो? हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में था अपने को। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में वी हैड अ टाइप 3 क्वेश्चन which talks about errors located after preparation of final accounts. ऐसा टाइप 3 क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, चैप्टर में। एंड अगर आपने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ फाउंडेशन में मॉड्यूल खोल के देखा रहेगा, तो मॉड्यूल में वो लोग जब भी वो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट करके एक अकाउंट बनाते थे, मालूम है, टाइप 3 क्वेश्चन में। तो उसमें है ना, मॉड्यूल में हर सम में आप देखो ब्रैकेट में उसने लिखा है प्रायर पीरियड आइटम, ऐसा बोल के बार बार लिखा है। अगर आपके पास फाउंडेशन का मॉड्यूल है तो घर जाके आप एक बार खोल के देख सकते हो। बाद में आप बोलेगा नहीं मेरे को रिविजिट नहीं करना है, कोई बात नहीं, ओके। डबल काउंटिंग ऑफ सेल इज लाइक अ फ्रॉड ना। इनकम 2 बार गिन लिया आपने, प्रॉफिट ऑफिट बढ़ा चढ़ा के बताया, तो फ्रॉड भी आ गया इसमें। एरर में और फ्रॉड में क्या फर्क है? इंटेंशन इज द प्रॉब्लम। एरर इज अनइंटेंशनल। Okay, if you do any mistake unintentionally, it is error. But intentionally, if you do something, it is called fraud. So double counting of sales sometimes might be done intentionally also. हो सकता है ना? But still, तेरे को focus is not on taxes. Focus is like तेरे को तेरा profit बढ़ा चढ़ा के दिखाना है. Probably तू IPO plan कर रहा है. तेरा valuations तेरे को बढ़ाना है. That's what ना तेरा, you don't mind paying it. It's okay. Your feeling ठीक है. बहुत बार टैक्स भरना अच्छा रहता है एक तरीके से। हाँ, फिर क्या,
बिकॉज योर पेइंग टैक्स मीन्स यू आर डूइंग वेल, नो? तू बहुत टैक्स भर रहा है, मतलब तू बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए बहुत टैक्स भर रहा है. ऐसा इफ आई से कि ये आदमी है ना एडवांस टैक्स पेयर है, तो एक तरीके से वो गर्व की बात भी है, क्योंकि एडवांस टैक्स भर रहा है वो आदमी, मतलब उसका इनकम बहुत ज्यादा है, इसके लिए इज पेइंग एडवांस टैक्स. प्रोविजन जीरो कैसे आएगा? प्रोविजन तो तू करता है ना. अब तो रिफंड आएगा ना. बट रिफंड कैसा आएगा? तू एडवांस टैक्स, द वेरी फैक्ट दैट यू आर पेइंग एडवांस टैक्स मीन्स यू हैव अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग. तो एडवांस टैक्स पेमेंट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि लायबिलिटी जीरो आ गया. ऐसा हो सकता है कि तूने एडवांस टैक्स 5 करोड़ भरा बट लायबिलिटी 4 करोड़ आया इवेंचुअली, ऐसा हो सकता है. बट लायबिलिटी जीरो आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर लायबिलिटी नहीं है मैं टैक्स क्यों भरेगा फिर? दिखाने के लिए, मतलब काय को भरेगा? क्यों करेगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई विल आई डू इट? अरे शो ऑफ भी, शो ऑफ करने का तो मर्सिडीज ले ले, हेलीकॉप्टर में जा, ट्रेन खरीद ले, ऐसा कुछ करना. तू टैक्स क्यों भरने का जाके? तेरे को तू टैक्स भरा कि नहीं हो किसको मालूम पड़ने वाला है? चिटकाएगा माथे पे, आई एम एन एडवांस टैक्स पेयर, ऐसा चिटका के जाएगा ऐसा. इससे अच्छा तो कुछ एक्सपेंसिव गाड़ी ले ले, तो लोग देखेगा ना कुछ तो बड़ा कर रहा है. दैट मेक्स मोर सेंस, नो? और इसको देख के मेरे को एक ऐसा इंस्टाग्राम का एक जोक याद आ गया. एक लड़के का ऐसा ईयर आफ्टर ईयर फोटो आता है. तो पहला ऐसा वो एक स्कूटर के बाजू में खड़ा रहता है, बाद में नेक्स्ट ईयर वो एक छोटा गाड़ी के बाजू में खड़ा रहता है, उसका नेक्स्ट ईयर और एक बड़ा गाड़ी होता है, फिर फाइनली मर्सिडीज के बाजू में खड़ा रहता है. वो ऐसा फोटो उसका ईयर आफ्टर ईयर आ रहा है. तो कोई पूछते आपका सक्सेस का क्या मंत्र है, तो बोलते हैं सक्सेस का क्या कुछ है, मैं तो हार ही लगा वो हार वाला है वो. तो इसे शोइंग ऑफ कि देखो हाथ में मर्सिडीज में भी हाथ चढ़ाता है. डन, ऑलराइट, जल्दी लिख. पेनल्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं? इफ इट रिलेटेड टू योर नॉर्मल बिजनेस, हाँ तो ऑर्डिनरी हो गया ना. तो नॉर्मल बिजनेस है तो ऑर्डिनरी है. एक्सेप्शनल में दिखा सकते हैं अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो. नहीं, डिपेंड्स, अमाउंट जरूरी नहीं है बहुत बड़ा होना चाहिए. हाँ तो वही ना, अगर बट तेरे बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ा है कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन तेरा बिजनेस का वॉल्यूम कैसा है वैसा. ऑलराइट, कम ऑन, लेट्स नॉट डिविएट. अभी नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट. एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाज, करेक्ट ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्टिमेट. मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, so you predict and based on that you do something that is called accounting estimate. The best example of accounting estimate is depreciation. Is a very classic example of accounting estimate, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई एसेट इतना साल टिकेगा, इतना साल के बाद में बेचेगा तो कम से कम इतना मिलेगा, ऐसा सब मैं एस्टिमेट करके डेप्री का रेट अप्लाई करता हूं. करेक्ट? एस्टिमेट में और एक्चुअल में फर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल. और एक एग्जांपल दो ना, डेप्री के अलावा और एक एस्टिमेट का बहुत, पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. पीडीडी इज द करेक्ट वर्ड. आरडीडी हम लोग बोलते आया बचपन से, बट इफ यू लुक एट इट कॉन्सेप्चुअली इट इज नॉट आरडीडी, इट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. क्योंकि इफ यू गो एंड रीड योर फाउंडेशन का नोट्स, तो एक चैप्टर था आपको फाइनल अकाउंट्स करके, था ना फाउंडेशन में? फाइनल अकाउंट्स ऑफ या सोल प्रोपराइटर. उसमें 2 पार्ट था, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग. उसमें आप
नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्टिंग्विश बिटवीन था, बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इनफैक्ट आई वुड recommend you people take a copy of that, कट करके आपके घर में चिटकाओ, रोज उसको देखो, बिकॉज एज अ सीए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है. सो हम लोग जो आरडीडी बोलते हैं वो बहुत घोर पाप है. आपने को बचपन से ऐसा पढ़ाया गया है क्योंकि अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ही ऐसा था, तो ये अपना दोष नहीं है. लेकिन इफ यू लुक एट पीपल हु आर डूइंग फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उनका 11th स्टैंडर्ड से ही दे आर कॉलिंग इट एज पीडीडी ओनली, क्योंकि इट्स अ प्रोविजन. प्रोविजन का मतलब क्या है? आई हैव केप्ट असाइड समथिंग फॉर अ नोन लायबिलिटी, फॉर अ नोन लॉस. सिर्फ उसका अमाउंट अनसर्टन है, उसको बोलते हैं प्रोविजन. मतलब प्रोविजन के सामने एक लायबिलिटी, एक नुकसान हमेशा रहेगा. वेरएज व्हेन आई से रिजर्व, तो रिजर्व के सामने कभी भी कोई लायबिलिटी या कोई भी नुकसान नहीं होता है. व्हेन आई से जनरल रिजर्व, देयर इज नो लायबिलिटी इन फ्रंट ऑफ इट. समझ आ रहा है? तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, तो याद रखना. सो आरडीडी को आरडीडी मत बोलना कभी भी, इट इज एक्चुअली पीडीडी. तो वो भी क्या है? एस्टीमेट है. करेक्ट. अभी मैं क्वेश्चन पूछता है, आप मेरे को बताना कि आप इसको पीपीआई बोल के ट्रीट करोगे कि चेंज इन एस्टीमेट बोल के ट्रीट करोगे. ओके. अच्छा, पीडीडी जो हम बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? हाँ, डेटर्स के लिए बनाते हैं. हाँ, एस्टिमेटेड, बैड डेट्स के लिए मैं बनाते हैं. करेक्ट. कभी बनता है पीडीडी? एंड ऑफ द ईयर. हर साल के एंड में जो फाइनल अकाउंट्स बनता है तो बिजनेसमैन क्या करता है? अपना डेटर्स को देखता है. डेटर का नंबर रहेगा ना. लेट अस से डेटर इज 10 लाख रुपए. ये 10 लाख क्या एक आदमी से लेने का क्या? नहीं, बहुत जन है. मालूम पड़ा एक जन से 10,000 लेना है, एक जन से 30,000 लेना है, एक जन से 40,000 लेना है, ऐसा बोल के ऐड करके सन्ड्री डेटर्स बोल के 10 लाख रुपए एक नंबर दिखता है अपने बुक्स में. तो बिजनेसमैन बैठ के सोचता है कि ये जो 10 लाख रुपया मेरा डेटर्स है, इनमें से ऐसा कोई है क्या जो आने वाला साल में धोखेबाज निकल सकता है? ऐसा वो बैठ के सोचता है. तो मालूम पड़ा कि उसको फीलिंग आ रहा है कि 5% लोग ऐसा है जो आने वाला साल में धोखेबाज निकल सकता है. 10 लाख का 5% कैलकुलेट करते हो और 50,000 रुपीज को क्या करता है? पीडीडी के नाम से पीएनएल में लिख देता है. करेक्ट. मतलब क्या जर्नल एंट्री करते हो? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीडीडी, दैट इज द जर्नल एंट्री. अब सिंस पीडीडी में क्रेडिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आना चाहिए एक्चुअली, लेकिन हम जबरदस्ती इसको एसेट में लिखते हैं बोल के डेटर से माइनस करके दिखाते हैं. इट इज ओनली अ दिखावा. याद रखो, अभी भी आपका डेटर्स 10 लाख ही है. आपने ये जो 50 माइनस किया है वो ऐसी दुनिया को बताने के लिए कि ये 50 में डाउट है मेरे को. करेक्ट. ऐसा आपने लास्ट ईयर किया था. इस साल में यू फाइंड के बैड डेट्स आपका 80,000 हो गया. करेक्ट ना. तो आपको इस साल क्या करना पड़ेगा? अभी हाँ बोलो. और 30,000 का अकाउंटिंग इस साल में करना पड़ेगा. करेक्ट ना. तो ये 30,000 का अकाउंटिंग जो इस साल में आपको करना पड़ेगा, ये क्या है? पीपीआई है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है? आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है. मैं पिछले साल में फाइनल अकाउंट्स बनाया, मेरा डेटर्स 10 लाख था, मुझे लगा 5% बैड डेट्स निकलेगा, ऐसा बोल के मैंने 10 लाख का 5% करके 50,000 का पीडीडी बना के रखा था. कभी लास्ट ईयर. करेक्ट. मतलब मुझे लास्ट ईयर के एंड में क्या लग रहा था कि बैड डेट्स कितना होगा? 50 होगा. बट इस साल बैड डेट्स हुआ कितना? 80 हो गया. तो इस साल में और अकाउंटिंग कितने का करना पड़ेगा? 30 का करना पड़ेगा. लॉजिकल ना. 50 ऑलरेडी अकाउंटिंग कर दिया ना मैंने, 30 का करना पड़ेगा. तो ये 30 को क्या करना चाहिए? पीपीआई बोल के मानना चाहिए कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोल के अकाउंट करना चाहिए? हाँ बोलो. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोल के अकाउंट करना चाहिए.
क्योंकि पीडीडी वॉज एन एस्टीमेट, उसका एक्चुअल खुलासा इसी साल में हुआ, तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। तो इस साल 30,000 का अकाउंटिंग करने का, और 30,000 का अकाउंटिंग क्या नाम से करने का? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आर वी गुड? तो ऐसे तब क्वेश्चन आता है इन दिस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। करेक्ट। डेप्री का एग्जांपल, आज तक वो 10% करता था, अभी 15% करने वाला है, तो क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आर वी गुड? एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो आज तक कंपनी रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं, वो यहां नहीं बोलना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में बोलना चाहिए मैंने। रुको, तो ही मजा आएगा, वो अभी बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। एनीवेज, अंडरस्टूड व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टीमेट? सो इट रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ जजमेंट. So whenever new information is obtained, estimates will change. ओती सर का एग्जांपल, अभी बैड डेट्स 80,000 हो गया, न्यू इन्फॉर्मेशन आया तो मेरा एस्टिमेट चेंज हो गया, अकाउंट करना पड़ेगा। या डेप्री में आज तक 10% करता था, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि लाइफ घट गया, स्क्रैप वैल्यू कम हो गया, तो मैं डेप्री बढ़ाता है, तो न्यू इन्फॉर्मेशन आने पे एस्टिमेट हमेशा चेंज होगा। करेक्ट। अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज टू बी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिवली? आज तक जो हुआ सो हुआ, आज से मैं गुड बॉय गुड गर्ल, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। आज तक मैं 10% करता था, वो हो गया, अभी से 15%, बिकॉज अभी मेरे को मालूम पड़ा कि लाइफ चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी से 15% करना है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। अंडरस्टूड? तो अकाउंटिंग एस्टिमेट को हमेशा प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है, एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर चेंज आता है, इट इज नेवर कंसिडर्ड एज पीपीआई, याद रखना। ओके, सो राइट डाउन ऑल दिस। कभी भी उसको पीपीआई बोल के नहीं मानने का। एस्टिमेट में परिवर्तन आना कैन नॉट बी टेकन एज पीपीआई।
Finished? So now we go to the last leg of the chapter, which is changes in accounting policies. This is the last part, and then we can take up the questions. Chalo. Change in accounting policies. So let us first start with meaning of accounting policy. Well, what is the meaning of accounting policy? क्या? कैश और एक्रूअल. अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब कैश और एक्रूअल. हाँ बोलो. सॉरी. फीफो से वेटेड एवरेज में चला जाना इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. और हाँ बोलो. एसएलएम से डब्ल्यूडी में आना इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ऐसा एक जन बोल रहा है एसएलएम से डब्ल्यूडी में आना इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. यस और नो? नो, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. आपने किया भी है बकायदा. चैप्टर 2 में किया है. चैप्टर 2 हो गया ना आप लोग का. चैप्टर 2 में वी हैव डन. तो बोल दिया ना ऑलरेडी. कितना बार बोलेगा सेम चीज. क्या? हाँ तो सब बोल दिया. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन से बात हो गया. कुछ नया बोलो. कैश और एक्रूअल उस पे अटका हो, उससे बाहर ही नहीं आ रहा हो. और इन्वेस्टमेंट चैप्टर किया ना हम लोग. तो इन्वेस्टमेंट में मालूम है हम लोग रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करता था. रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अंडरस्टूड? तो वो सब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाता है. ओके इन्वेस्टमेंट्स का आपने एज 13 में कुछ अगर बदलाव करते हो तो वो सब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है. सो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब देयर आर सम रूल्स and the methods of applying those rules which you inculcate in your business, that is what is called as accounting policy. Now you tell me, can accounting policies be changed? Yes or no? Yes, it is possible. I can change. मैं आज तक फीफो करता था, मैं लीफो में जा सकता हूं. आज तक मैं इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म मानता था, मैं भी शॉर्ट टर्म बोल के क्लासिफाई कर सकता हूं. तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. कभी कर सकते हैं. या व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट या लॉ. लॉ ने बोला कि चेंज करना ही पड़ेगा आपको, तो आप चेंज करोगे. या आपको लगता है कि ये बदलाव करने से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाएगा. इट विल बी बेटर. आपका एसेट्स का वैल्यू और रियलिस्टिक दिखेगा, आपका प्रॉफिट और रियलिस्टिक दिखेगा. इसके लिए आप चेंज करना चाहते हो, देन यू कैन चेंज. इट इज नॉट लाइक आज कुछ तूफान ही करते हैं ऐसा बोल के आपने चेंज कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. करेक्ट? और एक ब्यूटी क्या है, आप जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो ये चेंज हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए. रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाहिए का मतलब क्या होता है? आपने ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैं पहले से यही नया पॉलिसी यूज किया होता तो आज मेरा एसेट का या जो भी चीज है उसका वैल्यू क्या होता, विज़ वो क्या है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके और डिफरेंस को एडजस्ट भी करना चाहिए. हम लोग जब भी स्टूडेंट थे तभी डेप्री का जो मेथड्स था ना, वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आता था.
व्हेन वी वर स्टूडेंट्स। अभी चेंज हो गया, अभी डेप्री एस्टिमेट में आ गया, बट हम लोग जब स्टूडेंट था तभी डेप्री वाज आल्सो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जब भी डेप्री का मेथड चेंज होता था तो हम लोग क्या करते थे, डे वन से लेके आज तक न्यू मेथड के हिसाब से डेप्री रिकैलकुलेट करके नया डब्ल्यूडीवी लाते थे और उसको फिर कंपेयर करते थे कि भाई डब्ल्यूडीवी क्या है आज ओल्ड मेथड के हिसाब से, उसका डिफरेंस को हम रीएडजस्ट करते थे और फिर हम न्यू मेथड अप्लाई करते थे। दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब चेंज इस साल में करेंगे बट रिकैलकुलेट पास से करके लेके आएंगे और डिफरेंस को इस साल में एडजस्ट करेंगे। दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है तो हमेशा क्या करने का, रेट्रोस्पेक्टिवली ही करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा आपके बिजनेस में सिचुएशन आ सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है फॉर सम रीजन। तो अगर ऐसा है तो आपको आपका उस साल का फाइनल अकाउंट्स में नीचे नोट लिखना पड़ेगा कि हमने ये पॉलिसी को चेंज तो कर दिया लेकिन हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मालूम पड़ा कि मेरा सिस्टम में वायरस अटैक हो गया तो उसकी वजह से पास्ट डेटा सब बहुत कुछ उड़ गया, तो पास्ट डेटा ही नहीं है तो मैं रेट्रोस्पेक्टिवली कैसा करेगा। या मालूम पड़ा कि वो चीजों का वॉल्यूम इतना है कि मैं अगर वो करने बैठेगा तो धंधा करना छोड़ के मेरे को वही करना पड़ेगा, तो इम्प्रैक्टिकल है। तो इम्प्रैक्टिकल है तो मैं ऐसा एक डिस्क्लेमर डाल सकता है कि भाई सिंस इम्प्रैक्टिकल है बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया और प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग उसको। ऐसा आपको नोट डालना पड़ेगा। मतलब इन प्रिंसिपल रेट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए लेकिन अगर कुछ दुविधा है तो यू कैन नॉट डू इट। अंडरस्टूड? सो लेट्स राइट। सो फर्स्ट वी विल राइट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मीनिंग यहाँ पे टाइप नहीं किया मैंने। टाइप क्यों नहीं किया, बिकॉज चैप्टर 2 में था, बट फिर भी मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिख लो कि आप लोग बोल नहीं पाया। सो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, हेडिंग लिखो, उसमें लिखो मीनिंग। लिखो अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू accounting policies refers to specific accounting principles and methods of applying these principles specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by an enterprise in the preparation and presentation of financial statements, adopted by an enterprise in the preparation and presentation of financial statements. All right, B, examples. तो एग्जाम्पल्स में you can write methods of inventory valuation, change in measurement of cost. ये पढ़ा है ना आपने कि नहीं पढ़ा है? कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा है ना? इधर पढ़ा आपने ये? पीपीई में पढ़ा ना? AS10। देखो सिंगल एंट्री
जो है ये सिर्फ छोटे बिजनेस कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को तो पॉसिबल ही नहीं है सिंगल एंट्री करने का। हाँ तो बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा ना। देखो इफ यू आर गोइंग बिग तो तेरे को बाय डिफॉल्ट डबल एंट्री करना ही पड़ेगा, बिकॉज तू अगर पब्लिक से तो पैसा वैसा लेने का बात कर रहा है, तेरे को हिसाब किताब तो प्रॉपर देना ही पड़ेगा ना। दैट शिफ्ट हैज टू कम नेचुरली। सी जो पास्ट में हो गया उसको तो मैं अभी कुछ चेंज नहीं कर सकता है, एज इट इज ही लेगा उसको मैं। अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है तो ठीक है, वरना आई टेक इट एज इट इज, बिकॉज दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तू जो बोल रहा है वो चेंज इन अकाउंटिंग सिस्टम है, which is totally different. Single entry and double entry are accounting systems. They are not policies. Yeah, they are totally different. So वैसा जो तू बोल रहा है इट कैन हैपन, बट हम लोग जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो लेवल पे वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हम टिपिकली जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो कभी भी सिंगल एंट्री कर ही नहीं सकता था डे वन से लेके, जब से पैदा हुआ तब से वो डबल एंट्री ही कर रहा है। करेक्ट। So it is generally followed consistently year on year. Accounting policies can be changed when, वो भी मैंने टाइप नहीं किया था इधर, बट मैं डिक्टेट करेगा क्योंकि आप लोग बोल नहीं पाया, एक ही जन ने बोला है ना। ओनली शी आंसर नो, ये कभी चेंज हो सकता है। So accounting policies can be changed when, next line पे लिखो A, when such change is compulsory, when such change is compulsory, that is required by statute, required by statute, statute मतलब क्या, लॉ। तो नहीं मालूम है ब्रैकेट में लिख सकता है, इट इज लॉ। P, such change would result in, such change would result in more appropriate, such change would result in more appropriate presentation of financial statements. Such change would result in more appropriate presentation of financial statements. Okay. Then D, new point, अभी नया point. A change in accounting policy should always be retrospectively applied. A change in accounting policy should always be retrospectively applied. कभी भी retrospective करना चाहिए।
इम्प्रैक्टिकल लगता है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना, तो डिस्क्लोजर करना चाहिए। इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, मतलब जो भी तेरा अगर वो आइटम आज भी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग एसेट्स पे करने का मतलब एग्जिस्टिंग चीजों पे। अभी अभी तू अगर इन्वेस्टमेंट का तू रिक्लासिफिकेशन कर रहा है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करता है तू वो कभी भी लिया रहेगा, 10 साल पहले लिया रहेगा, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करता है तो तू उस पर भी अप्लाई करेगा वैसा। इट्स ऑलवेज वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग, जो गया वो गया। अभी अगर मैं फीफो से लीफो में चेंज करूंगा ना, तो मोर और लेस वो प्रोस्पेक्टिवली ही होगा एक तरीके से, क्योंकि पुराना माल सब चला ही रहेगा ना, करेक्ट। तो एग्जिस्टिंग पे ही वो होता है, मतलब वैसा देखेगा तो मतलब ऑल एग्जिस्टिंग वंस में रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन होगा, क्योंकि जो आज मेरा बैलेंस शीट का हिस्सा है उसी में जो भी काम करना है, जो जा चुका है ऑलरेडी उसके बारे में बात करके क्या फायदा। हम्म इसके लिए बहुत जन क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज रखते हैं। दे जस्ट डोंट कीप वन कॉपी, हाँ बहुत सारा बैकअप रहता है, करेक्ट, इट्स रिक्वायर्ड। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेन ओनर है वो अपने घर पे कॉपी रखेगा, इधर ऑफिस में एक हार्ड ड्राइव में रहेगा, ऐसा 3-4 जगह पे वो रखेगा, सो दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सब जगह पर तो बैंड नहीं बजेगा ना, तो यू हैव अ बैकअप। वेरी रेयरली बट हो जाता है ऐसा, बट यू ट्राई टू कीप मल्टीपल कॉपीज, ऑलवेज लाइक द सेफ। हाँ, सो व्हाट इज इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, तो उसके बारे में हम लिख देते हैं। ये साथ में ही है, ड्यू टू वो अलग लाइन में दिखता है बट वो साथ में ही है, वो एंटर दब गया गलती से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, वो हम लिख रहे हैं। हमने पूरा कोशिश किया रेट्रोस्पेक्टिवली करने का, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमारा इंटेंशन तो था ही रेट्रोस्पेक्टिवली ही करना है हमको, बट कुछ तो भी हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं ऐसा। सेकेंड लास्ट पॉइंट, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में और डिटेल में ऐसे बोलते हैं कि इट रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ न्यू पॉलिसी टू द सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शन।
मतलब इफ आई एम डीलिंग विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं पहले फीफो करता था, उसी में अगर मैं लीफो करना शुरू किया, देन ओनली इट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. क्या बोल रहे हैं? हाँ, पीपीआई है ना. रेट्रोस्पेक्टिवली तू कर रहा है, मतलब पास्ट का जो रिलेटेड है वो एक तरीके से पीपीआई है. इसका एडजस्टमेंट इस साल में होगा. उसी का कंटिन्यूएशन है ये. एफ का ही कंटिन्यूएशन है. A new policy applied to a new set of transaction should not be treated as change in accounting policy. मतलब आज तक मैं वो प्रोडक्ट पे डील ही नहीं करता था, एक नया प्रोडक्ट मैं चालू किया डील करने को, और वो नया प्रोडक्ट के लिए नया मेथड अपनाया ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. So that is not change in accounting policy, क्योंकि आज तक वो प्रोडक्ट था ही नहीं अपने पास. नया आइटम है, उसके लिए नया मेथड चालू किया. So it is just throwing further clarity on what is the meaning of change in accounting policy. New policy or same set of transaction, only that is change. New policy for new set is not change in accounting policy. So let's rock and roll. Now we can start with the questions. We are fully equipped to deal with the questions. चलो, सब ready? Question 1. Fuel surcharge is billed by State Electricity Board at provisional rates. Provisional rate मतलब it is not final. Approximate basis पे बिलिंग हो रहा था फ्यूल सरचार्ज का. अब सरचार्ज भी इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स ओनली, नो. Final bill for fuel surcharge of 5.3 lakhs
अब तक एस्टिमेटेड बिलिंग हो रहा था, अभी फाइनल बिल आ गया 5.3 lakhs का, बिल्ड फॉर द पीरियड October 08 टू September 15। October 08 का मतलब कौन सा ईयर हो गया हो? 8-9, करेक्ट ना? 8-9 टू September 15। September 15 मतलब कौन सा ईयर हो गया हो? 15-16। उतना साल का जो डिफरेंस है वो एक साथ उसका डिफरेंस का फाइनल बिल आ गया अभी। हैज बीन रिसीव्ड एंड पेड बाय द कंपनी इन Feb 16। तो Feb 16 में पे किया मतलब कौन सा ईयर में पे किया हो? 15-16 में पे किया। तो आपको चाहिए तो अंडरलाइन करके लिखो, पेड इन Feb 16 मींस पेड इन 15-16। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? आपका लाइट बिल पे कुछ सरचार्ज लग रहा था, वो सरचार्ज अभी तक प्रोविजनली बिल हो रहा था, मतलब अप्रोक्सीमेट बेसिस पे वो लोग बिलिंग कर रहे थे। अभी भी ऐसा होता है, आपको मालूम है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ अप्रोक्सीमेट बिल, कैन समवन टेल मी? अपने घर में होता है, चलो MGL गैस वाला करता है, महानगर गैस, पाइप गैस यूज करते हैं आप लोग, तो पाइप गैस में वो घर में आता है, मालूम है? 4 मीटर का रीडिंग, मीटर घर के अंदर है ना अपना, लेकिन हर महीने नहीं आ पाते वो लोग। तो वो लोग क्या करता है, एक बार आके रीडिंग लेके जाते हैं, वो एक्चुअल बिल जनरेट करता है, और एक बार एसेस्ड बिल रहता है, मतलब पहले के हिसाब से अभी का अप्रोक्सीमेट बिल एक मार देते हैं वो लोग का। ऐसा ही है, कभी भी आप देखो, करेक्ट? समटाइम्स ऐसा होता है कि अपन वो घर पे आने का टाइम पे अपन घर पे रहता नहीं है, तो एक स्टिकर मार के जाते हो कि वी मिस्ड यू, तू नहीं था घर पे करके, तो वो टाइम का बिल जो आएगा वो एसेस्ड आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट बेसिस पे आएगा, बेस्ड ऑन योर पास्ट यूसेज, उसके हिसाब से एक बिल बना के दे देगा वो। फिर वो जब अगली बार रीडिंग के लिए आएगा, तभी रीडिंग के हिसाब से बिल का अमाउंट एडजस्ट होगा, करेक्ट? तो यहां पर भी ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो एक सरचार्ज है जिसका अमाउंट फाइनल नहीं हो रहा था, वो फाइनल हुआ और फाइनल बिल निकला 5.5 लाख का लगभग, और वो पीरियड क्या था? अक्टूबर 2008 से लेके सितंबर 15 तक, और इसका पेमेंट कभी कर दिया आपने? फेब 16 में किया, मतलब 15-16 में सेटल हो गया वो ट्रांजैक्शन। तो जो क्या है, हाउएवर द सेम वाज अकाउंटेड फॉर द ईयर इन द ईयर 16-17। आइडियली स्पीकिंग इसका अकाउंटिंग कौन सा ईयर में हो जाना चाहिए था? 15-16 में हो जाना चाहिए था, लेकिन तूने उसका अकाउंटिंग 16-17 में किया, तो 16-17 में तू उसका अकाउंटिंग करेगा as a prior period item, because you missed it accounting for in the year 15-16. Understood? 15-16 में it was not a prior period item, याद रखना, even though 2008 से था वो, क्योंकि आपका गलती नहीं था ना कि प्रोविजनली बिल हो रहा है, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, करेक्ट? वो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला वैसे कर रहा था, मेरा गलती नहीं है। बट जिस साल में पे किया उस साल में तो फाइनल हो गया था वो, तो उसी साल में अकाउंट करना चाहिए था, बट सिंस मैंने मिस किया, इसके लिए अभी वो क्या हो जाएगा? प्रायर पीरियड आइटम हो जाएगा। तो लेट्स रीड क्या लिखा है। एज पर AS5, प्रायर पीरियड आइटम रेफर्स टू एरर्स, मिस्टेक्स, ओमिशंस इन द earlier years which get detected in the current year. Look at the wordings, earlier years, पहले का कोई भी साल पता चला आज को बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। AS5 requires a separate presentation and disclosure for PPI. In the given case, the final bill for fuel surcharge received in Feb 16, that is during 15-16, and hence it should be recorded in 15-16. In fact, and hence should have been recorded in, English wrong है वहां पे, and hence should have been recorded, ऐसा होना चाहिए था, and hence should have been recorded in 15-16 itself. That's the right English. However, as it was recorded in the year 16-17, it needs to be separately disclosed as PPI in the financial statements of 16-17. Okay.
फर्दर इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के नहीं मान सकते हैं, बिकॉज ये फ्यूल सरचार्ज है और फ्यूल तो मेरा बिजनेस में नॉर्मली लगता है। तो वो भी एक कमेंट ऐड कर दिया कि फर्दर दिस कांट बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज इट्स अ पार्ट ऑफ पावर कॉस्ट अराइजिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अंडरस्टूड? तो वो भी एक हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ओके? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? मेरा बिजनेस से हट के रहना चाहिए वो, जो कि नहीं है। करेक्ट? पावर कंजम्पशन इज नॉर्मल इन एनी बिजनेस। ओके, इलस्ट्रेशन 2। क्यों AS4 के बारे में किधर बोल रहे हो? AS4 कहां से समझा तेरे को? अकाउंटेड इन द ईयर 16-17 मतलब अप्रैल टू मार्च के बीच में किया ना, या साइन होने के पहले किया होगा? तो कभी भी तो भी वो प्रायर पीरियड आइटम ही रहेगा ना। तो AS4 का पैर पकड़ेगा तो भी स्टिल इट्स अ प्रायर पीरियड आइटम ओनली, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 16-17 का था ही नहीं। समझा? तो 16-17 में वो कभी भी अकाउंट हुआ रहेगा, स्टिल इट्स अ प्रायर पीरियड आइटम ओनली। तो AS4 आता ही नहीं है उसमें, इट इज ओनली AS5। क्या? अच्छा, आज जो बोल रहा था मैं, व्हाट वाज दैट? आई फॉरगॉट। ठीक है, वो शायद आएगा, अपने क्वेश्चन में आएगा, वो कोई ना कोई सब में आएगा, मैं फिर भी याद करता हूं मैं, बट मोस्टली जो भी एग्जांपल्स है इट्स पिक्ड फ्रॉम हियर ओनली, सो इट विल कम इन सम ऑफ द अदर क्वेश्चन, इट विल कम। इलस्ट्रेशन 2। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 a medium term manufacturing company wrote down its inventories to NRV by 5 lakhs। इंग्लिश पे ध्यान देना क्या लिख रहा है। 16-17 के दरमियान एक कंपनी ने क्या किया, उसका इन्वेंट्री का वैल्यू को कम कर दिया, है ना। रोट डाउन इट्स इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री का वैल्यू को कम कर दिया। इसको नहीं मालूम पड़ा, रोट डाउन मतलब रिड्यूस्ड। करेक्ट? रिड्यूस्ड द वैल्यू। रोट डाउन का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेंट्रीज टू एनआरवी। हमने पढ़ा है ना AS2 में कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करना चाहिए, तो वो एनआरवी पे लेके आ गया। करेक्ट? और कितने से कम कर दिया? 5 लाख से कम कर दिया। वो पूछता है कि इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी। तो पहला तो हमें यह सोचने का है कि ये जो इन्वेंट्री का वैल्यू उसने कम कर दिया, ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? पहला वो सोचने का। ऑर्डिनरी है, बिकॉज इन्वेंट्रीज है, हर साल के एंड में वैल्यू होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी है। अब वो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि सेपरेट डिस्क्लोजर करना है कि नहीं करना है? तो करना पड़ सकता है अगर ये 5 लाख आपके बिजनेस के लिए मटेरियल है तो, वरना तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के देखेगा ना, फर्स्ट पार्ट किधर भी AS5 का फ्लेवर नहीं आ रहा है। करेक्ट ना? लेकिन AS2 भी नहीं आएगा, क्योंकि AS2 में सेपरेट डिस्क्लोजर के बारे में सब बात नहीं होता है। AS2 सिर्फ इतना ही बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर करो, ब्ला ब्ला ब्ला, वही सब बात करता है। Since it is focusing on separate disclosure is required or not, that is why you take the darshan of AS5. गोइंग कंसर्न किधर से आ गया? गोइंग कंसर्न इफेक्ट होने के लिए फ्लड आना चाहिए, अर्थक्वेक आना चाहिए, कुछ बड़ा चीज होना चाहिए जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप धंधा बंद करके जाओगे। यहां पे सिर्फ इन्वेंट्री का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो कहां से गोइंग कंसर्न बीच में आ गया? अच्छा यार, तेरे मेरे को लगता है तेरा सीरियस कुछ कुछ तो भी ऐसा जादू टोना
समथिंग तेरे ऊपर करना पड़ेगा यार, बिकॉज तू आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बहुत डेंजरस है। बोल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। व्हाट इज स्मॉल, व्हाट इज मीडियम, व्हाट इज लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, किसको मालूम ना। उसके लिए तू बोलेगा मीडियम साइज है तो 5 लाख भी बड़ा है, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तू अगर फाउंडेशन पढ़ेगा ना जाके, टाइप्स ऑफ कंपनीज था फाउंडेशन में, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ गया, तो स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए देख, तो स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल ही 25 लाख ऐसे तो है। तो फिर तो ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है रे। ओके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। इसके लिए वो सब चीज में घुसने का नहीं है, बेटर लिख देने का कि सेपरेट डिस्क्लोजर करना है अगर ये मटेरियल है तो आपके बिजनेस के लिए, ऐसा बोल के छोड़ देने का। तो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज मेंशनिंग। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर पढ़ रहा हूं, सेकेंड पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बाद में करेंगे। एज पर AS5 प्रायर पीरियड आइटम्स रेफर्स टू एरर्स, मिस्टेक्स। एज पर AS5 प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या होता है? एरर्स, मिस्टेक्स, ओमिशंस ऑफ द अर्लियर ईयर्स, जो अभी इस साल मालूम पड़ा। एक्स्ट्रा आइटम का मतलब क्या होता है? जो आपके बिजनेस से एकदम अलग है और ब्ला ब्ला ब्ला। AS5 requires separate presentation and disclosure of prior period items as well as extraordinary items. Okay? तो ये separate disclosure बोल के सेकेंड ऊपर लिखा था ना, उसकी वजह से हम लोग AS5 को लेके आ रहा है। ओके, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्वेश्चन AS5 से जुड़ा हुआ है, वो कैसे पहचानने का। तो इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी है ना ऊपर क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन करके ऐसा एरो मार के लिखो। Because of this, it's an AS5 question. Okay? इस separate disclosure necessary को अंडरलाइन करके लिखो। Because of this, it's an AS5 question. ऐसा आप हाईलाइट कर सकते हो। ओके, तो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज रिटन। इन केस नहीं, इन द गिवन केस ऐसा होना चाहिए। इन द गिवन केस inventory is written off to its NRV during 16-17. This is an item which is connected to the usual business activities and hence it is an ordinary activity. Number one. Further, it needs to be disclosed separately in case it's material. एकदम डिप्लोमेटिक आंसर। अगर आपके बिजनेस के लिए मटीरियल है तो सेपरेटली बताओ, वरना मत बताओ। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन 2। ऊपर आते हैं, क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपना एग्जाम्पल में डिस्कस हो गया ऑलरेडी। अ कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन किया विद द एम्प्लॉइज यूनियन, यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो गया। कभी साइन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन 1 सितंबर 2016। 1 सितंबर 2016 कौन सा ईयर में आ जाता है? हाँ, तो लिखो ना अंडरलाइन करके, अंडरलाइन करके लिखो, मीन 16-17। 16-17 में एग्रीमेंट साइन किया एम्प्लॉय यूनियन के साथ, किस चीज के लिए? फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस। वेजेस को चेंज करो, बढ़ा के दो, है ना, बढ़ाना ही रहेगा ना ऑब्वियसली, कम तो करने को बोलेंगे नहीं वो लोग, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इट मींस बढ़ा के दो। रिवीजन नीड नॉट बी बढ़ा के दो, हाँ, रिवीजन कैन ऑल्सो भी घटा के दो, बट यहां पे इट इज ऑब्वियसली बढ़ा के दो ओनली। ओके, रिवीजन ओनली मींस चेंज, याद रखना, कॉन्सेप्चुअली डेफिनेशन के बारे में बोल रहा हूं। एनीवेज, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 30th सितंबर 2015। 30th सितंबर 2015 का मतलब क्या होता है? 15-16। मतलब उन लोग जो वेजेस का बढ़ाने का बात कर रहा है उसमें 2 पार्ट्स है। 6 महीना अगर आप देखेगा तो 15-16 में आ रहा है ना, और उसके बाद का पूरा पीरियड 16-17 है और हेंसफोर्थ है। डोंट थिंक और एक 6 महीना ही है, वो लोग तो उस दिन तक और आगे भी चाहिए ना उनको बढ़ा के, तो 2 पार्ट है, करेक्ट। दिस वुड कॉस्ट द कंपनी एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 5 लाख पर एनम। इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर द अमाउंट पेड इन 16-17? पहली बात तो हमें यह बताना है कि ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो क्या है ये?
ऑर्डिनरी है। अभी सेपरेट डिस्क्लोजर करना है कि नहीं करना है? करने के लिए इफ द अमाउंट इज मटीरियल तो करो, वरना मत करो। करेक्ट? तो लेट्स सी क्या लिखा है। इन द गिवन केस revision of wages was agreed on 1st September 2016 with retrospective effect from 30th September 2015. Therefore wages payable for the half year जो डिस्कस किया मैंने 1st October 15 से 31st March 16 needs to be recorded in current year 16-17 itself, है ना? इसी साल में वो पिछला साल का 6 महीने का भी रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसी साल में एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन वो प्रायर पीरियड नहीं है। डोंट थिंक सर फिर तो प्रायर पीरियड आइटम हो गया ना, नहीं है, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट इसके पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। प्रायर पीरियड आइटम के लिए पहले कुछ तो भी एरर होना चाहिए, फ्रॉड होना चाहिए, और वो ये साल में पता हुआ ऐसा होना चाहिए। यहां पे ऐसा थोड़ी ना है, उनके साथ वेजेस बढ़ाने का एग्रीमेंट ही यही साल में साइन हुआ है, मतलब लास्ट ईयर में ऐसा कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, फिर भी मैं बड़प्पन दिखा के लास्ट ईयर से बढ़ा के दे रहा है, तो वो प्रायर पीरियड आइटम तो नहीं है। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। ओके, दिस इज बिकॉज द वेज रिविजन बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1st September and by then the financial statements for 15-16 would have been finalized। वो सब तो हो गया रहेगा। आपको चाहिए तो एरो मार के ये भी एड ऑन कर लो कि दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको ऐसा ये वाला पैराग्राफ के बारे में, फर्स्ट पैरा के बारे में ही बोल रहा हूं मैं, तो एरो मार के ऊपर लिख सकता है कि दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम बिकॉज, किधर है? ओ लिखा है क्या? ओ ब्यूटीफुल, सॉरी आई डिडंट सी दैट, एक्सट्रीमली सॉरी। Further, this cannot be treated as PPI during 16-17 as there was no error omission. Correct? Actually वो पैराग्राफ जो तोड़ा है ना वो गलत जगह पे तोड़ा है। एक्चुअली ये 15-16 तक है ना, यही पैरा में रहना चाहिए था, तो पढ़ने को मजा आता। The way they have broken it ना, it is wrong. That's why I got confused. Anyways, further, this item को PPI बोल के नहीं मान सकते हैं because there was no error omission in the year 15-16 since the agreement was not even in existence in 15-16. Additionally, since the wages and their corresponding revision are linked to the business of the entity, these are ordinary items which needs to be disclosed separately if material। ऐसा बोल के लिख डालने का। Okay? Question 3. A company finds, बहुत easy question है, आप आराम से बोल पाएगा, that the inventory sheets of 31st March 2016 मतलब 15-16 did not include 2 pages, 2 पेज ही गुल था उसमें, containing details of inventory worth rupees 14.5 lakhs। मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने का टाइम पे 2 पेज गायब था, तो इसके लिए आपका इन्वेंट्री 14.5 लाख से ऑफ था, कम था। State how will you deal with the following matter in the accounts of Omega Limited for the year ended 31st March 2017 मतलब 16-17। तो ये क्या हो गया? This becomes a prior period item। करेक्ट? अभी सोचने वाला बात है, लास्ट ईयर में क्या चीज में गड़बड़ था? क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ था। इसका मतलब लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट भी रॉन्ग था। करेक्ट नो? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हम कहां कहां लिखते हैं? बचपन याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने गलत क्लोजिंग स्टॉक लिखा तो आपका जीपी रॉन्ग हो गया। आपका जीपी रॉन्ग हो गया मतलब आपका एनपी रॉन्ग हो गया लास्ट ईयर का। एग्रीड? तो ये साल में है ना, हमको सिर्फ इन्वेंट्री को ठीक नहीं करना है, उसकी वजह से पिछला साल का प्रॉफिट जितने से ऑफ हुआ था ना, उसको भी हमें डील करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो लेट्स सी उधर क्या लिखा है। एज पर AS5
prior period item refers to errors, mistakes, omissions in the earlier year, blah, blah, blah. Rectification of error in inventory valuation is a PPI as it pertains to inventory numbers. Hence, the PPI needs to be separate disclosed in financial statement. Actually, profit का भी होना चाहिए, वो आगे एक सम में लिखा है, वो अपन बाद में इधर लेके आएंगे उसको. एक और सेंटेंस ऐड होना चाहिए, वो याद दिलाओ मेरे को बाद में. ओके, इनफैक्ट वो आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ किधर है. I'll just show it to you. ये रहा. नहीं ये नहीं है, एक सेकंड. आगे रहा 13th वाला. क्वेश्चन 13 देखो. क्वेश्चन 13. मतलब सी ऐसा एग्रीमेंट लास्ट ईयर में था क्या, तो फिर पीपीआई कैसे हो सकता है? हाँ, बिकॉज सी करंट ईयर का प्रॉफिट तो चेंज होएगा ही ना, क्योंकि आपने वेजेस बढ़ा के दिया. मटेरियल है तो दिखाओ, वरना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्लब कर दो, इट्स ओके. हाँ, पीएनएल का फॉर्मेट में है ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें आप उसको साथ में दिखा सकते हो. या आपको लगता है कि नहीं आपको दिखाना ही है सेपरेटली, तो आप दिखा दो. एएस क्या बोलता है? एएस बोलते हैं सेपरेटली दिखाओ ओनली इफ इट इज मटीरियल. ऐसा एएस बोलते हैं. तू बोलेगा नहीं मेरे लिए ये भी मटीरियल है, तो दिखा ना तू अलग सा, कौन तेरे को रोक रहा है? एएस आपको नहीं रोक रहा है. एएस बोलता है कि आई एम टेलिंग डिस्क्लोजर इज कंपल्सरी इफ इट इज मटीरियल. इफ इट इज नॉट मटीरियल टू यू, don't disclose it separately. You can just put it under employee benefit expense. तो चॉइस तेरे पास है ना. तो तू बोलेगा नहीं नहीं सर मेरे को तो दिखा नहीं है, तो दिखा. कौन रोक रहा है आपको? No one is stopping you. AS is not stopping you. Correct? Okay, come to question 13 please, so that we can connect with that question. Same type का है देखो. There was a major theft. इधर चोरी है, पर ठीक है. Of stores valued at 10 lakhs in the preceding year. Stores मतलब stock, which got detected only during the current financial year. उधर 2 शीट गिनने को भूल गया था और यहां पे क्या हो गया है? चोरी हो गया है. तो माल गायब है अल्टीमेटली. कोई भी कारण से गायब रहने दो, गायब तो है ना. तो सिमिलर फ्लेवर है. हाउ विल यू डील विद दिस इंफॉर्मेशन in preparing the financial statements for the year ended 31st March 21? Correct? तो पहली बात तो 31st March 21 में वो क्या बन जाएगा? It will become a prior period item. Correct ना? उसकी वजह से आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी फर्क पड़ा रहेगा ना. तो देखो उसके बारे में यहां लिखा है देखो. ड्यू टू मेजर थेफ्ट इन स्टोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 1920 which was detected only during the current year, there was an overstatement of closing inventory. है ना? चोरी हो गया था लेकिन आपको पता ही नहीं था, तो उसकी वजह से आपका इन्वेंट्री बुक्स में ज्यादा दिख रहा था. ये सीन है ना उधर इन द प्रीसीडिंग ईयर. दिस मस्ट हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड इन द करंट ईयर. लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये साल में होता है ना ब्रॉट डाउन. अपना पीएनएल और अपना रिजर्व एंड सरप्लस का नोट में याद है पीएनएल ओपनिंग बैलेंस, उसमें हम ऐड करते हैं एनपीएटी. तो आपका ओपनिंग बैलेंस रॉन्ग रहेगा ना पीएनएल का. सो द एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द करंट ईयर एज प्रायर पीरियड आइटम एज पर AS5 ऑन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकॉर्डिंग पॉलिसीज. Accordingly, adjustment relating to both opening inventory and current year profit brought forward from the previous year should be separately disclosed in the statement of P&L together with their nature and the amount in a manner that their impact on current year profit or loss can be
परसीव्ड। अंडरस्टूड? तो ऐसा ही आपको उधर भी लिखना पड़ेगा, तो वहां पे वो मिसिंग है। ओके, उधर क्या क्या ऐड ऑन करेगा आप? लेट्स सी नो क्या क्या ऐड ऑन करेंगे। चलो, उधर वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट पैरा रहने दो, करेक्ट ना? फर्स्ट पैरा के बाद आप ये लिखना चाहिए इधर का थर्ड लाइन से, बट वर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेगा? दिस मस्ट हैव रिजल्टेड इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो नोटबुक में लिखवा के दूं कि कुछ मैनेज करेगा आप? लिखवा के दे दूं? हाँ लिख दो, चलो जाने दो, वो रो रहे हैं वो लोग, फिर बाद में वो लोग बोलेगा साला ऐसा करने को बोला। अच्छा 12 बज गया, ओह शिट। चलो ठीक है, ला फटाफट लिख दे, चलो जल्दी। इलस्ट्रेशन 3 आंसर। ओके, इलस्ट्रेशन 3 का आंसर। सो पहला 3 लाइन तो आप टेक्स्ट बुक में वैसे ही कॉपी करना है, जगह छोड़ दो उसके लिए, है ना? कि कॉपी करेगा, करो जल्दी करो, चलो पक्का? जगह छोड़ दो, उसके बाद अभी लिख दो, ऐड ऑन करो, ऐड ऑन करो, ऐड ऑन करो। देखो, as the inventory sheets containing inventories worth rupees, as the inventory sheets containing inventories worth rupees 14.5 lakhs were missing, containing inventories worth rupees 14.5 lakhs were missing in the last year, comma, it must have resulted in, it must have resulted in understatement of profits, it must have resulted in understatement of profits of previous year brought forward in current year, brought forward to the current year. करेक्ट? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, accordingly as per AS5, comma, accordingly as per AS5, comma, adjustments relating to both opening inventory adjustment related to both opening inventory and profit brought forward from the previous year should be separately disclosed. In statement of P&L as PPI बस इतना लिखो, बस हो गया, फाइन। सो टेक्स्ट बुक में लिख लेना इलस्ट्रेशन 3 के लिए रेफर आंसर इन नोटबुक, करेक्ट? वो भी लिखो, वरना मालूम पड़ा इधर लिखा है बट उधर कुछ है ही नहीं मार्किंग, तो फिर
अब गलत वाला ही पढ़ पढ़ के जाएगा. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच. तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे एंड अगर टाइम बचा तो विल प्रॉब्ली स्टार्ट विद AS1. ओके, चलो, थैंक यू.